Good morning, class 10 students. Yesterday we talked about union list and then after state list, but there was a printing mistake or some kind of error in typing the topic. So this is 2018-19 publication edition. Here we all have about a state list and concurrent list, but in 2020 or 21 latest edition, this is latest edition 2020-21, uh, this these some things much are not present, so we didn't learn in yesterday class. Today we discuss about all these. Yes, from here, and we also learn about holding together federation, coming together federation, jurisdiction, a new word, what makes India a federal country. दिस इज़ ऑल्सो अ क्वेश्चन ही है ये। इंडिया को क्या ऐसी क्या चीज़ें हैं जो इंडिया को फेडरल कंट्री बनाती हैं, तो उन सब चीज़ों की जब बात होगी तो आप बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ प्रोवाइडेड है 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव पावर का, जो स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच है, और उसकी 3 लिस्ट हैं। तो यूनियन लिस्ट से लेकर ये सारी चीज़ें आपके आंसर का ही पार्ट है, ये चीज़ आप थोड़ा सा ध्यान रखें। ओके, मैं अगेन आपको ये चीज़ यहाँ से रिवाइज करवा रहा हूँ, तो काइंडली उसको ध्यान दें। यूनियन लिस्ट, यस, इट इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट होते हैं, अब जैसे क्या क्या है, जैसे डिफेंस है, फॉरेन अफेयर्स है, बैंकिंग है, आपका कम्युनिकेशन और करेंसी की बात है। तो जब आप इतने सारे इम्पोर्टेंट मुद्दों की जब बात करेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपकी यूनियन लिस्ट में आती हैं, ठीक है। तो यूनियन लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंस के इशू होते हैं और उन सब पे राय एक होनी चाहिए। क्वेश्चन आए वाई दीज सब्जेक्ट्स आर सो इम्पोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ नेशन, तो आप उसका बड़ा सिंपल सा आंसर लिख सकते हैं, दे आर इंक्लूडेड, या फिर यही पूछ लिया जाए वाई आर दे इंक्लूडेड इन यूनियन लिस्ट, तो बड़ा सिंपल आंसर है उसका यहाँ पे इस क्वेश्चन का, बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दिस मैटर्स थ्रू आउट द कंट्री। हमें इन सभी मुद्दों पे, इन पूरे मुद्दों की जिनकी बात की गई, इन सब पे हमें यूनिफॉर्म लॉ चाहिए, पॉलिसी चाहिए, एक ही तरह के कायदे चाहिए। तो इस मैटर को हम पूरे कंट्री में इसीलिए सेंट्रल लिस्ट के पास दे रखा है। द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक द लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मैंशन इन द यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स में मेंशन किए हैं, सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को ही हक है कि उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ वो लॉ बना सकती है। ओके, अब जैसे मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन आ जाए, फॉरेन अफेयर्स पूछ लिया, बैंकिंग पूछ लिया, कम्युनिकेशन है, करेंसी पूछ लिया, डिफेंस पूछ लिया, और वो बताए कि यस टिक करके बताइए, या फिर वो यूँ ही नॉर्मल आस्क कर ले फिर इन द ब्लैंक्स की तरह उसमें कि वो किस लिस्ट में आते हैं, या फिर उन पे किस लोग, तो यूनियन लिस्ट लगा देंगे। और दूसरी तरीके से अगर वो ये पूछे कि ये सब्जेक्ट जो है, इन सब्जेक्ट पे कौन लॉ बना सकता है, तो वहाँ फिर ऑप्शन जो दिए होंगे उसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट लगाना है। ये इस तरह से क्वेश्चन ऑफ टाइप पूछने का ही तरीका है। ये चीज़ वो इसी तरह से पूछते हैं। जब से सिलेबस रिड्यूस हुआ है तब से इन सब चीज़ों को आपके लिए समझना और थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है अच्छे से। अब जब सेंट्रल लिस्ट की आप बात कर लेंगे ना, तो सेंट्रल लिस्ट के बाद आप देखेंगे कि स्टेट लिस्ट जस्ट उसका अपोजिट है। कैसे, ज़रा देखें तो सब्जेक्ट क्या है इनके, सब्जेक्ट कंटेन होते हैं स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस को होते हैं, सच एज पुलिस है, आपका ट्रेड है, आपका कॉमर्स, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। अब ये सारे टॉपिक को अगर आप अलग अलग करके डिवाइड करो, मतलब सेपरेटली अगर आप इसको लिखें, तो ये आपके लिए मतलब कंफ्यूजिंग नहीं रहेगा। क्यों? आपको मालूम है कि स्टेट और लोकल इंपॉर्टेंस पे चाहे पुलिस हो, ट्रेड की बात हो, कॉमर्स एग्रीकल्चर की बात हो, इरिगेशन, सिंचाई वगैरह, नहर, पानी, ये सारी सुविधाएं ये स्टेट गवर्नमेंट के हाथ पे हैं, क्योंकि वो अपने लोकल लेवल पे अपने स्टेट की जनता को या वहाँ के लोगों को प्रोवाइड कराना चाहती है। उस पर सिर्फ और सिर्फ हक है किसको बनाने का? स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि वो स्टेट लिस्ट ही है। ठीक है, यहाँ से भी वही मल्टीपल चॉइस अगर क्वेश्चन आते हैं एमसीक्यू, तो वही आते हैं कि इनमें से कौन सी चीज़ स्टेट लिस्ट में आएगी, कौन सी यूनियन लिस्ट में आएगी, या फिर इस पे किसको कानून बनाने का हक है, किसको लॉ बनाने का हक है, तो वो आप स्टेट लिस्ट बता सकते हैं।
ओके, अलोन कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट मेंशन द स्टेट लेट। तो जो स्टेट गवर्नमेंट आपकी होती है या रीजनल गवर्नमेंट होती है, वो स्टेट गवर्नमेंट ही मतलब अलोन अकेले मतलब नियम कानून कायदे बना सकती है आपके स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट दिए हैं उन लोगों पे, ठीक है। एक थर्ड टाइप की लिस्ट है बेटा जिसको हम कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं। इंक्लूड सब्जेक्ट्स, अगर इनके सब्जेक्ट की बात करें, ऑफ कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। अब ये सब चीज़ें आप देखेंगे तो यूनियन और स्टेट इन दोनों के ही मतलब कॉमन इंटरेस्ट की बात हो रही है, तो वो किस में आएगी, कंकरेंट लिस्ट में। अब गवर्नमेंट से जैसे कहें तो गवर्नमेंट सच एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड सक्सेसन, और ये सारे के सारे जो मैटर्स होते हैं वो कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। यानी कि ये वो सूची होती है, कॉन्करेंट को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक समवर्ती सूची। सम मतलब जिस पे दोनों लोग अपने बराबर बराबर राय रख सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे इंडिया में जो फेडरेशन है वो कौन सा है, होल्डिंग टुगेदर है ना, तो होल्ड करना मतलब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर है। तो अगर कोई राय नहीं बन पाती है कॉन्करेंट लिस्ट पे, अगर कॉन्करेंट लिस्ट पे, तो क्या होता है कि उस पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट फिर जो लॉ बनाती है फिर वही अप्रूव किया जाएगा, फिर स्टेट गवर्नमेंट की नहीं सुनी जाएगी। तो उन लिस्ट को ज़रा आप देखें, जैसे एजुकेशन की बात हो तो NEP जब अभी आया है तो स्टेट गवर्नमेंट से बात ही नहीं की है। ये बीजेपी सरकार की मनमानी है, तानाशाही करके कुछ भी लागू कर दे रहे हैं। उस पर उन्होंने सबसे बैठ के बात अच्छे से नहीं की, उन्हें चर्चा करनी चाहिए थी। जब संसद आता तो उस पर बात करनी चाहिए, मे भी करेंगे, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा हूँ कि नहीं की, लेकिन हाँ एक साथ लागू कर दिया, वो ले आए ड्राफ्ट कर दिया, तो ड्राफ्ट करते वक्त बनाते वक्त भी स्टेट को शामिल नहीं किया, जबकि आप कर सकते थे। जंगलों की बात हो, फॉरेस्ट की बात हो, ट्रेड यूनियंस की बात हो, शादी वगैरह के संबंधों पे बात हो, एडॉप्शन गोद लेने की वगैरह बातें हो, सक्सेसन मतलब उत्तराधिकार, प्रॉपर्टी से लेके कंपनी से लेके फर्म या कोई भी चीज़, इस तरह के उत्तराधिकार की जब बात हो कि अब नेक्स्ट कौन हो, तो उन सभी मुद्दों पे दोनों सरकारें काम कर सकती हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। लेकिन होता क्या है, इसमें लिखा है बोथ द यूनियन एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉ ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन द लिस्ट इफ़ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट। उसमें साफ साफ लिखा है कि इफ़ देयर एनी कॉन्फ्लिक्ट विथ ईच अदर द लॉ मेड बाय यूनियन गवर्नमेंट विल प्रीवेल। तो माना यही जाएगा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है सिर्फ उसके बनाए हुए लॉ को ही जो है माना जाएगा। मैंने आपसे कहा था ना, क्योंकि इंडिया में आप जानते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, तो उसके अंतर्गत जो यहाँ पे सेंट्रल है वो ज़्यादा पावरफुल है और जो स्टेट है वो उसके बाद आता है। तो सेंट्रल फिर इन सब्जेक्ट्स पे जो राय रखेगा उसकी बात फिर ज़्यादा मानी जाएगी। ओके, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री ऑफ लिस्ट। क्वेश्चन है ये यहाँ से, इस क्वेश्चन को आप राइट भी करेंगे। और जैसे ऐसे पूछ लिया जाए, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट केम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था कंप्यूटर से लेकर टेक्नोलॉजी तो नहीं आई थी। आज आप हम और आप जैसे सामने हैं तो साइबर लॉ आ रहा है, साइबर पॉलिसी आ रही है, फेसबुक, सोशल मीडिया, बहुत सारी चीज़ों का यूज़ बढ़ा है, 4G सर्विस, 5G सर्विसेज। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पूर्वजों को नहीं मालूम होता है ना, या हमें आपको नहीं मालूम है कल को क्या टेक्नोलॉजी आने वाली, तो उस रिलेटेड जो लॉ होंगे वो कहाँ रखे जाएंगे, वो इस तरह की चीज़ें कहाँ रखी जाएंगी, और जो सब्जेक्ट तीनों ही लिस्ट में नहीं वो कहाँ रखे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप ध्यान रखें इस बात को। तो ये आपको नॉलेज भी होनी चाहिए इसकी चीज़ आपकी डेली लाइफ में। तो अकॉर्डिंग टू अवर कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेजिटरी सब्जेक्ट्स। तो इन दोनों ही क्वेश्चन के आंसर में आपको मिलेगा कि यूनियन गवर्नमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया है कि वही जो है इन सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट कर सकती है, मतलब कानून बना सकती है। एक नया वर्ड काइंडली आप ध्यान दें, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। ठीक, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट्स क्या हैं, सोच के देखिए। रेसिड्यूरी सब्जेक्ट वही हैं जो कि अबव किसी भी लिस्ट में नहीं आते हैं, वो इन तीनों ही लिस्ट से अबव हैं, ऊपर हैं, या अलग हैं, डिफरेंट हैं, या फिर ऐसे लॉ जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बनते टाइम मेंशन ही नहीं किए थे। वो सारे सब्जेक्ट कौन से सब्जेक्ट होते हैं, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट। और ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, रेसिड्यूरी सब्जेक्ट क्यों। मान लीजिए कोई आपको 1 2 3 4 ऑप्शन दिया है, ठीक है, और उसमें कुछ ऐसा सब्जेक्ट दे दिया जो रेसिड्यूरी में आता है, वो आपसे पूछेगा
विच वन ऑफ दिस कम अप टू रेसिडुअरी सब्जेक्ट, कि इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका रेसिडुअरी सब्जेक्ट में आएगा। तो जब वो ऑप्शन दिए होंगे आपको 4, तो आपको देखना होगा कि अच्छा ये स्टेट लिस्ट में नहीं है, कॉन्करेंट में भी नहीं है, यूनियन लिस्ट में भी नहीं है, तो अच्छा ये वाला सब्जेक्ट होगा रेसिडुअरी सब्जेक्ट में। बहुत तरीके से क्वेश्चन पूछने की उसकी वो होती है। तो यहाँ से जो ये इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज़ रेसिडुअरी सब्जेक्ट, व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉलो ऑन दिस लिस्ट, और सब्जेक्ट लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर दैट की मतलब कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, इन सब का क्या आंसर है। तो उसका आंसर ये है कि यूनियन गवर्नमेंट उस पर पावर है उसको बनाने की, कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया है, और इन्हीं को हम रेसिडुअरी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, जो कि बचे हुए शेष सब्जेक्ट हैं उन पे बात आती है। ओके, we noted that above that most federation are formed by holding together do not give equal power to the constitution unit, thus all states in the union do not have identical power। सिंपल सी बात है, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में इक्वल पावर नहीं बांटी जाती है, उसमें सेंट्रल ज़्यादा पावर होता है। तो स्टेट जो है इंडिया में उनको अपनी आइडेंटिकल पावर नहीं है, मतलब सिंपल सी बात है कि उनको मोर राइट्स नहीं है, मोर ऑटोमन और ऑटोनॉमस नहीं। वैसे तो इंटरफेयर नहीं करता है सेंट्रल, बट पावर की बात करें तो अभी आप इतनी देर से पढ़ते आ रहे हैं, चाहे रेसिडुअरी सब्जेक्ट की बात हो या कॉन्करेंट लिस्ट की बात हो, तो कॉन्करेंट में भी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे ज़्यादा हाथ चलेगा उसमें, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से बात करूँगा इस टॉपिक की, तो एक्चुअली ये बुक पुरानी है, तो मैं आपको न्यू बुक की तरफ ले चलता हूँ। यस स्टूडेंट्स, ये न्यू बुक है आपकी, जो पुरानी वाली जिसमें आपको मैं लास्ट टाइम पढ़ा रहा था, 2020-21 पब्लिकेशन, कॉमर्स, इरिगेशन, वो सारी चीज़ें हैं। बट स्टेट गवर्नमेंट के बाद जब आप इस पे आते हैं ना नेक्स्ट पेज पे, तो ये सारी चीज़ें अब मिट जाती हैं। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पे कॉन्करेंट लिस्ट वाला टॉपिक था, तो ये न्यू बुक में यहाँ से छपा नहीं है, कोई बात नहीं। यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें हो ही गई हैं आपकी। लेटर ऑन जो हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे, ये पूरा पैराग्राफ देखो अलग कर दिया है यहाँ पे रेसिडुअरी सब्जेक्ट के बारे में, तो वो उसका आंसर भी आपको मिल गया है। अब जो नेक्स्ट है वो ये, जैसे उसमें कश्मीर का दिया था, तो कश्मीर वाला तो अब हट ही गया है, तो अब जो न्यू बुक है उसमें ये हटा दिया है, मतलब क्योंकि वो चीज़ ओल्ड हो गई है, तो ओल्ड क्यों पढ़ें हम, आर्टिकल 370 हट गया है। We noted above the most federations that are formed by holding together do not give equal power to its constituent units. Thus all states in India do not have identical power. खुद की अपनी अपनी एक पावर नहीं है, आइडेंटिकल एक नहीं है, किसी किसी को बहुत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। सम स्टेट्स एंजॉय स्पेशल स्टेटस, ये जो वर्ड है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। व्हाट इज स्पेशल स्टेटस? States such as Assam, Nagaland, Arunachal Pradesh and Mizoram enjoyed special power under certain provision of the Constitution of India, Article 371। जैसे JNK के लिए 370 था, बीजेपी ने कहा हमने इसको हटा दिया, आतंकवाद ख़त्म कर दिया, ये हो गया वो हो गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ आतंकवाद इतनी जल्दी फिनिश नहीं होगा। हाँ, ये चीज़ अच्छी है कि अब जम्मू एंड कश्मीर के लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन जो था, अलग झंडे की बात थी, या इंडियन फ्लैग का वहाँ सम्मान नहीं होता था, यहाँ के हाई कोर्ट के आदेश वहाँ मान्य नहीं होते थे, सुप्रीम कोर्ट के, ये सब चीज़ें हट गई और उसको मिला लिया, ये अच्छी बात है। बट ये जो सारे मुद्दे हैं ना, असम के मुद्दे, और इस टाइम नागालैंड का मुद्दा बहुत गहराया हुआ है। नागालैंड में यही मांग हो रही है, अलग हमारा फ्लैग दो और ये सब चीज़ें करो, कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश एंजॉय की, ये भी स्पेशल पावर को तरह यूज़ कर रहे हैं, जैसे JNK में आर्टिकल 370 था, आप ध्यान रखें। असम में या नागालैंड में, मिज़ोरम की अगर बात करें, मिज़ोरम तो आई थिंक ठीक है, बट मणिपुर, नागालैंड, असम की बात करें तो ये कोई बहुत पीसफुल इलाके नहीं है। जिनके फादर आर्मी में हैं उनसे पूछिए आपके असम में, नागालैंड में, और क्या नाम बोला मैंने अभी, मणिपुर, उनके क्या हालात हैं वहाँ पे। कश्मीर का मुद्दा है इसलिए क्योंकि वो इंटरनेशनल लेवल पे चला जाता है पाकिस्तान इंडिया के बीच, इसलिए हम उस पर बहुत बात करते हैं। बट आप नॉर्मल जब आएंगे, ये आपकी 10th क्लास की बुक आपको बता देगी कि इंडिया में स्पेशल स्टेटस का दर्जा आर्टिकल 371 भी है, जिसमें असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को दिया हुआ है। ये वहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, बट हम उस पर टीवी पे देखते नहीं, क्योंकि टीवी पे बहस दिखाई नहीं जाती। टीवी सिर्फ वो दिखाना चाहती है जो कुछ लोग अब दिखवाना चाहते हैं, टीवी पे अब कुछ भी अच्छा नहीं आता। ओके, तो ये स्पेशल स्टेटस का दर्जा लिए हुए हैं, कुछ स्पेशल स्टेटस मतलब इसलिए कुछ स्पेशल पावर्स होती हैं, इसलिए ये आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। और कुछ सर्टेन प्रोविजंस और होते हैं,
जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 371 में दिए हुए हैं। ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, उनकी जो सोशल फॉर्म है वो और उनकी हिस्टोरिक जो मतलब उनकी स्थितियाँ, उसके अकॉर्डिंग उनको ये पावर दी गई हैं। These special power are specially enjoyed in relation to the protection of land rights of indigenous people, their culture and also preferable। ये कहा गया है कि उनका कल्चर की बात हो, उनके अपना अलगव की बात हो, उनका जो लैंड राइट्स है उसके लेके बात हो, उस रिलेशन के प्रोटेक्शन में उनको ये स्पेशल पावर एंजॉय करने के लिए दिया जाता है। आंसर का एक अगला हिस्सा इसी लाइन से आता है, ठीक है। यहाँ से आपको ये पॉइंट्स मिलेंगे आंसर के। वाई सम स्टेट्स हैव ए स्पेशल पावर लाइक आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड। तो आपको जब आंसर मतलब पूछा जाएगा वाई क्यों है, तो आप उसको यहीं से लिखेंगे ड्यू टू देयर। आपको उसको यहाँ से आंसर राइट करना है। मैं एक बार दोबारा से बताता हूँ, आंसर आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। जैसे आंसर आएगा, क्वेश्चन आएगा वाई सम स्टेट्स हैव एंजॉय स्पेशल पावर, मतलब वो क्यों एंजॉय करते हैं। तो आंसर है ड्यू टू देयर पेक्युलर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंसेस, दीज स्पेशल पावर आर स्पेशली एंजॉयड इन रिलेशन टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल, देयर कल्चर एंड ऑल्सो प्रेफरेंशियल एम्प्लॉयमेंट इन गवर्नमेंट सर्विसेज। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट सर्विस है उनमें उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए इस वजह से, क्योंकि वो वहीं की सोशल, कल्चर और हिस्टोरिकल सर्कमस्टेंस की बात करता है। इसलिए इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेजिडेंट ऑफ द स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। ये जो आर्टिकल 371 की बात है, उन स्टेट्स में जाके भी आप वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस नहीं बना सकते और ना ही वहाँ पे आप कोई ज़मीन या घर खरीद सकते हैं। ना ही असम में, ना ही अरुणाचल में, ना ही नागालैंड में, ना ही मणिपुर में, ना ही मिज़ोरम में। तो क्या आप ये चीज़ मेरी बात समझ पा रहे हैं? 370 ही प्रॉब्लम नहीं था। यस, बहुत बड़ी प्रॉब्लम था, आई नो इट, बट और भी चीज़ें हैं जो हमारे आस के आप सामने सामने यहाँ बहुत नुकसान हमें होता है, उनको हमें भी ध्यान देने की ज़रूरत है। सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया वेल। ऐसे ही कुछ स्पेशल इस एक्सपेक्ट जो इंडिया के कुछ अदर स्टेट्स के लिए भी किए गए हैं, तो वो इन चीज़ों पे थोड़ा सा बात अलग आ जाती है। देर आर सम यूनिट्स ऑफ इंडियन यूनिट्स विच इन्जॉय वेरी लिटिल पावर, और कुछ ऐसी यूनिट हैं जिनके पास पावर बहुत कम है। देर आर एरिया विच आर टू स्मॉल, बहुत छोटे हैं और वो इंडिपेंडेंट भी हैं स्टेट, बट कुड नॉट बी मर्ज विद एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट्स। हाँ, लेकिन इंडिपेंडेंट होने के बाद ऐसा नहीं कि उनको आप मर्ज कर लो, उनको आप मर्ज नहीं कर सकते। ऐसे भी कई हैं, जैसे आप देखें these area like चंडीगढ़, लक्षद्वीप और द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरीज। और जो वो इंडिपेंडेंट जिनकी स्टेट की आप बात कर रहे हैं, उनको मर्ज नहीं कर सकते आप किसी भी स्टेट के साथ। तो उनमें चंडीगढ़ आएगा, लक्षद्वीप आएगा, कैपिटल सिटी दिल्ली है वो आएगा, इन सबको यूनियन टेरिटरी बोलते हैं। इनको आप किसी चीज़ में मर्ज नहीं कर सकते। जैसे पंजाब में आप चंडीगढ़ को या हरियाणा, क्योंकि दोनों ही कैपिटल चंडीगढ़ है तो उसको यूटी बना दिया, उसको आप मर्ज नहीं कर सकते। लक्षद्वीप को मर्ज नहीं कर सकते। ऐसी बहुत सारी जगह हैं क्योंकि वो उनको यूनियन टेरिटरी बोल सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट हैं अपने आप में। दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ अ स्टेट। बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है बेटा ये जानने और समझने के लिए। दिल्ली वैसे स्टेट है, सीएम है, बट वहाँ पे वो पावर सीएम को वो नहीं है जो अदर स्टेट में होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखें। इन टेरिटरीज़ को वो सारी पावर नहीं होती हैं जो स्टेट की होनी चाहिए, जो होती हैं। द सेंट्रल गवर्नमेंट है स्पेशल पावर रनिंग दिस एरिया। सेंट्रल गवर्नमेंट को ही सारी स्पेशल पावर होती हैं। जब दिल्ली में राइट्स हुए थे, आप ध्यान दें इस बात को, आप शायद मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। आपको मालूम है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके पास ही स्पेशल पावर होती है कि वो दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप में चीज़ें रन करे, चाहे डिफेंस की बात हो, चाहे किसी की बात हो, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो। जब दिल्ली में राइट्स हुए थे फरवरी में, तो दोष किस पे मर दिया गया था? अरविंद केजरीवाल पे। क्या अरविंद केजरीवाल को पावर है सारी? नहीं है ना, लेकिन लोग नहीं समझते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं सिर्फ वही समझते हैं, तभी तो वो दोबारा सीएम बना है वहाँ पे। लोग जानते हैं कि उसकी सारी गलती उसकी नहीं है। बहुत सारे लोग जो बीजेपी के थे वहाँ पे खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, पुलिस के सामने गंदी बातें कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर। और दिल्ली पुलिस जो होती है मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, जो हमारे अमित शाह हैं उनके अंडर में। तो आप अरविंद केजरीवाल को दोषी कैसे ठहरा सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने दंगे करवाए हैं? पुलिस जब आपकी थी तो दंगे हुए ही क्यों? सबसे बड़ी बात।
अगर 1 घंटे 2 घंटे के अंदर दंगे कहीं फैलते हैं तो ये दिल्ली पुलिस जो है वो जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो होम मिनिस्ट्री इसके लिए जिम्मेदार है। बट देखिए ना हमारे टीवी मीडिया न्यूज़ किस तरह से पावर्स का मिसयूज़ करना कितना दिखाता है। वो ये दिखा देता है कि एक पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है, बाकी सब गलत कर रहे हैं। ये हमारे इंडिया में अब बहुत दिखाया जाता है कि सिर्फ एक ही पर्सन है जो इस देश में सब अच्छा काम कर रहा है और बाकी सब बुरे काम कर रहा है, और वो हमारे हैं मोदी जी। बस मोदी जी ही एक अच्छा काम कर रहे हैं, बाकी लोग तो गलत काम कर रहे हैं। हाउ दिस पॉसिबल? कितने अच्छे लोग हैं, मेहनती लोग हैं, आप जैसे मेरे जैसे टीचर्स, स्टूडेंट्स, मजदूर, किसान, वो सब मिल के इस देश को चला रहे हैं। बस इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है, तभी तो ये फेडरलिज्म को आप समझिए अच्छे से। इंडिया क्या है, क्यों है, कैसे है, लिखा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन में। टीवी पे सिर्फ जो एंकर भड़काऊ भाषण देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, वो सच नहीं है। फेक चल रहा है आजकल, सब कुछ फेक चल रहा है। और इस टाइम से भी हम उभरेंगे, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इस सारे टाइम से हम उभरेंगे, जैसे जर्मनी उभरा, जैसे अमेरिका उभरा, वियतनाम, जापान, बहुत सारे ऐसे इंडिया भी उभरेगा इस टाइम से। ओके, द शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब पावर शेयरिंग की हम बात करें तो वो ना बेसिक स्ट्रक्चर है। क्यों? कॉन्स्टिट्यूशन में वो चीज़ स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेक चेंजेस टू द पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। जब ये स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है तो आप उसको इजीली चेंज भी नहीं कर सकते। पार्लियामेंट कैन नॉट इट्स ओन चेंज इन दिस अरेंजमेंट। पार्लियामेंट अकेले मिलकर इस पर चेंज नहीं कर सकती है। एनी चेंज टू इट्स हैड टू बी फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विद 2/3 मेजोरिटी। राज्यसभा की बात करें या लोकसभा की, दोनों ही हाउसेस में आपको एक्ट या जो लेजिस्लेशन में जो हाउसेस हैं वो आपको 2/3 मेजोरिटी से वो आपको पास कराना होगा। देन इट हैज़ टू रेटिफाइड द लेजिस्लेटर ऑफ एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल स्टेट्स। उसके बाद जितने लेजिस्लेटर हैं, जैसे 28 स्टेट्स हैं हमारे यहाँ, ठीक है, 28 स्टेट्स के जो लेजिस्लेटर हैं उनमें कम से कम हाफ स्टेट्स को उसको ओके मिलना चाहिए, कम से कम 14 या 15। जब वो ओके हो जाएगा तब वो किसी चीज़ पे जाके किसी पावर को आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारे यहाँ का प्रोविज़न है बेटा। इस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ को लेकर जो चेंजेस के लिए बात कही है वो इस तरह चेंज हो सकती है। पहले वो दोनों हाउस में पार्लियामेंट के जाएगी, राज्यसभा और लोकसभा में। उसके बाद उसे लेजिस्लेटर जो स्टेट्स के हैं वहाँ भेजा जाएगा, और उसमें भी हाफ, जैसे 28 है तो 15 चाहिए ही चाहिए। वैसे तो 14 आधा है बट 15 ही चाहिए, ठीक, आधे से एक ज़्यादा मेजॉरिटी के लिए, पास होने के लिए। ओके, जुडिशरी पे बात आती है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस एंड प्रोसीड्यूर्स। ये जो हमारी जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया नीट करवाएं, ये सब करवाएं। सरकार चाहे तो उसको कैंसिल करवा सकती थी। इस कोरोना टाइम में बहुत लोग डेंजर में होंगे कि नीट और जेई एग्ज़ाम हो, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी अपना फैसला इस पर सुना सकता है। हालांकि उन्होंने सुनाया भी, लेकिन कुछ चीज़ें उनके अंडर में नहीं आती हैं। बहुत सारी पावर्स सेंट्रल गवर्नमेंट या उसको हैं, तो उसके अकॉर्डिंग परीक्षाएं या बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वो एक इंपॉर्टेंट रोल इसलिए प्ले करता है ओवरसीइंग। वो ऊपरी तौर पे वो सारी चीज़ें देखता है कि इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है रूल्स का, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस किस तरह से, प्रोसीड्यूर तौर तरीके निभाए जा रहे हैं, किस तरह से चीज़ें लागू की जा रही हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अबाउट द डिवीजन ऑफ पावर, पावर डिवीज़न की जब बात होगी तो हाई कोर्ट जो है और सुप्रीम कोर्ट हैं डिसीजन लेते हैं। जैसे स्टेट में लड़ाई हो जाए या स्टेट सेंट्रल के बीच किसी चीज़ को लेकर लड़ाई हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इसी चीज़ की बात करेंगे। जैसे अभी राजस्थान में क्या हुआ था, देखा ना आपने, तो सुप्रीम कोर्ट वो मैटर चला गया था कि नहीं चला गया था। ठीक वैसे ही तो ये अथॉरिटी है, ओवरसीइंग करता है इंस्टीट्यूशन इम्प्लीमेंटेशन को, जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न होते हैं उनको। ओके, The union and state government have the power to raise resources by levying taxes under to carry on the government and the responsibility against of each of them. हाँ, ये चीज़ तो खैर आपने पहले ही समझ ली थी, शायद मैंने आपको बता भी दिया था कि रेवेन्यू को लेके जो पॉलिसीज़ हैं वो यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को अलग अलग हैं। वो उनकी अपनी पावर है कि वो अपने रिसोर्स को कैसे रेस करें, बढ़ाएं, किस तरह का टैक्स लगाएं और गवर्नमेंट को वो रन करें, कैरी करें, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं, और वो एक दूसरे को देखते हुए इन सारी चीज़ों की जिम्मेदारी निभाते हैं। सेंट्रल अपना अलग और स्टेट अलग। जब से जीएसटी लागू हुआ है, जीएसटी लागू होने के बाद सेंट्रल के हाथ में पावर ज़्यादा है। सेंट्रल उसके बाद जो है, जैसे जीएसटी है बेटा,
जीएसटी को SGST यानी स्टेट जीएसटी और CGST यानी सेंट्रल जीएसटी में डिवाइड कर रखा है। अब सेंट्रल जीएसटी के पास सारा कलेक्ट इकट्ठा होकर जाता है, तो वो बहुत सारा टैक्स मतलब जो है स्टेट को प्रोवाइड कराता है। अब सेंट्रल आजकल क्या कर रहा है, आजकल नहीं कई दिनों से, जब से जीएसटी लागू हुआ है 1 जुलाई 2017 से, तब से क्या होता है, टाइम से जीएसटी का पैसा है वो स्टेट्स के पास जो है वो नहीं पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं डेवलपमेंट इस तरह से रुका हुआ है। ओके, ये यहाँ तक के लिए इतना ही था। इसमें एक टॉपिक है छोटा सा, ये कुछ रीजनल न्यूज़ की बात हो रही है, आप काइंडली से पढ़ें ज़रूर। पोखरण की बात हो रही है, इसमें सारी चीज़ों की बात हो रही है, आप पढ़ें। इंडिया 1947 में कैसा था उसकी बात की है। और एक बहुत अच्छा टॉपिक आएगा, हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस, पूरा क्वेश्चन है ये, और इसको हम लेटर ऑन कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। जितना धीरे और अच्छे से चलेंगे आप अच्छे से कर पाएंगे। हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स आपको टिक कर देते हैं, आपको हम लिखवा देते हैं, अंडरलाइन करते हैं, तो आप उनको काइंडली राइट किया करें, नोट्स बनाएं। आप 1-1.5 साल से मेरे साथ हैं, आप जानते हैं कि आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर कैसे तैयार करने हैं, तो मे बी मुझे कहना नहीं पड़ेगा आपको ये तैयार करने हैं, आपको नोट्स तैयार करने हैं। ठीक है, ये जो जितने भी न्यू टॉपिक चल रहे हैं इन सब के आपको राइट्स जो नोट्स हैं वो तैयार करने हैं। मैं हर चीज़ आपको सिर्फ लिखवाऊंगा ही नहीं, मैं खुद ही इतना ये सारी चीज़ बता देता हूँ, ये क्वेश्चन है, ये इसका आंसर है, इसका ये, और जो नोट्स हैं छोटे छोटे पॉइंट वाइज वो तो आपको बनाने ही है। सो दैट्स फॉर टुडे क्लास। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, ख्याल रखें अपना।